हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप करिज्मेटिक को। और यहाँ आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि चार्मर की तरह ही करिज्मेटिक पर्सनैलिटी को प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। और ये दोनों ही क्वालिटीज आपको सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे पहुंचा देने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान देकर सुनना। खैर, तो अब रॉबर्ट ग्रीन ने करिश्मा के बारे में कहा है कि करिश्मा अपने अंदर की क्वालिटीज के थ्रू आती है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ पर्पस, सेक्सुअल एनर्जी और कॉन्टेनमेंट, मतलब हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की स्टेट। और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ये सभी बातें बहुत लैक करते हैं और इन्हें पाना चाहते हैं। और फिर जब यही क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं तो ये खुद ही बाहर की तरफ रेडिएट करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे जेस्चर्स करिज्मेटिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जेस्चर्स में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ तो सुपीरियर है। तो अब आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऐसा समझो कि करिश्मा मैस लेवल का सिडक्शन है। तो करिज्मेटिक की कुछ सर्टेन क्वालिटीज होती हैं जो कि पावरफुली अट्रैक्टिव होती हैं, और ये क्वालिटीज करिज्मेटिक्स को दूसरों से अलग बनाती हैं। तो अब ये क्वालिटीज होती हैं उनका सेल्फ बिलीफ, उनका कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, या फिर उनकी सेरेनिटी भी हो सकती है। और इस वजह से उनके कोई एफर्ट डाले बिना ही सभी लोग उनकी उन क्वालिटीज को फील कर लेते हैं। और अब आगे रॉबर्ट्स बताते हैं कि करिज्मेटिक्स का फेस अलर्टनेस, डिजायर और एनर्जी से भरा हुआ होता है। खैर, तो अब आगे रॉबर्ट्स कहते हैं कि आखिर करिश्मा इस वर्ड का ओरिजिन कहां से है और इसका एक्चुअल मतलब क्या था। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हजारों सालों से लोग गॉड और स्पिरिट्स में बिलीव करते आए हैं, और तभी से हम लोगों के बीच में कोई तो ऐसा आदमी होता था जिसको देखकर या जानकर लगता था कि इसको भगवान ने चुना है या इसको कोई स्पेशल पावर दी है। तो ऐसे में या तो इनके पास कोई इंटेंस विजन्स होते थे या फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई फिजिकल पावर, और हमारे बीच ये आदमी या तो प्रीस्ट होता था या कोई प्रॉफिट। खैर, तो अब जरा ये भी सोच कर देखो कि आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से सभी हिब्रूज मोसेस पर यकीन करके इजिप्ट से सब कुछ छोड़कर उसके पीछे निकल पड़े। वो लोग मोसेस के साथ रेगिस्तान में यहां वहां भटकते रहे, पर फिर भी वो उससे लॉयल और उसके साथ रहे। तो उनके मोसेस पर विश्वास का रीजन क्या था? तो उसका रीजन था उसकी आंखों की वो लुक, उसकी इंस्पायरिंग बातें और उसका खुद का इंस्पायर्ड होना। उसके फेस पर वो ग्लो जो कि माउंट सिनाई से उतरने के बाद हर बार उसके चेहरे पर होता था। और ये सभी बातें मिलकर उसे ऐसा अपीयरेंस देती थी कि मानो वो भगवान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, और यही बात उसको अथॉरिटी और पावर देती थी। और इन्हीं बातों को करिश्मा कहते थे। तो एक्चुअली करिश्मा एक ग्रीक वर्ड है, और ये प्रॉफिट्स या खुद क्राइस्ट को रेफर करता है। और अर्ली क्रिश्चियनिटी में करिश्मा को गॉड गिफ्ट या गॉड ग्रेस से मिला हुआ टैलेंट माना जाता था, जो कि भगवान की प्रेजेंस को सामने ला सकता है। मतलब करिज्मेटिक वो आदमी होता था जो कि भगवान की कृपा के साइंस को फिजिकली डिस्प्ले कर सकता था। खैर, तो टाइम के साथ दुनिया बदली और भी ज्यादा रेशनल हो गई। और फिर 20th सेंचुरी में जर्मनी के मैक्स वेबर ने मॉडर्न करिज्मेटिक को एक्सप्लेन किया।
तो वेबर ने कहा कि आदमी के कैरेक्टर में किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस का होना गॉड के फेवर का ही साइन है। खैर, तो आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इसी एक्सप्लेनेशन को कंसीडर करते हुए रॉबस्पियर और लेनिन की पावर को एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ही थी जो कि उनकी पावर का सोर्स थी और जिसकी वजह से वो नॉर्मल क्राउड से अलग नजर आते थे, जबकि उन्होंने कभी भगवान की बातें की ही नहीं थी, बल्कि वो तो अपने बड़े विजन की बातें करते थे। वो सोसाइटी के फ्यूचर की बातें करते थे और अपने इसी विजनरी बातों में वो इतने पैशनेट होते थे कि लगता था कि कोई ताकत है जो इनसे ये सब कुछ कहलवा रही है। और इसी के चलते उनकी ऑडियंस भी एक यूफोरिक स्टेज में पहुंचकर कुछ वैसे ही रिएक्ट करती थी जैसे कि सालों पहले किसी प्रॉफिट को देखकर। खैर, तो अब आज के टाइम में करिश्मा का मतलब फिर से चेंज हो गया है। तो अब जो भी आदमी जब वो किसी रूम में एंटर करता है, तो अगर वो अपनी प्रेजेंस से अटेंशन अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है तो कहा जाता है कि ये आदमी करिश्मेटिक है। जबकि वही करिश्मा अपने ओरिजिनल मीनिंग के अकॉर्डिंग, जब एक करिश्मेटिक आदमी कुछ क्वालिटीज अपने अंदर रखता है, जैसे कि उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का मिस्टीरियस होना, या जिसको कि डिफाइन नहीं किया जा सकता, या वो अनयूजुअल कॉन्फिडेंस, उनकी लैंग्वेज में वो स्मूथनेस जो कि उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, और उनका एक विजन होता है जो हो सकता है कि हमें रियलाइज ना हो, पर उनकी प्रेजेंस में हमें एक रिलीजियस टाइप एक्सपीरियंस मिलता है और हम इनको बिना किसी रेशनल एविडेंस के होने के बावजूद भी फॉलो करते हैं। खैर, तो इसके आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें करिश्मा अभी थोड़ा मिस्टिकल लग रहा हो, पर ये सीखा जा सकता है। और अब आगे रॉबर्ट ग्रीन ने करिश्मा की कुछ बेसिक क्वालिटीज बताई हैं जिनको सीखकर तुम भी करिश्मा का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट है पर्पस। तो रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लोग तुमसे इंप्रेस हो जाते हैं, तुम पर यकीन करने लगते हैं जब उन्हें पता लगता है कि तुम्हारे पास एक प्लान है और तुम्हें यह भी पता है कि आखिर उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। और जब तुम ये शो कर देते हो कि तुम अपने गोल से, अपने प्लान से पीछे नहीं हटोगे, तो वो तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि तुम्हारे गोल्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर किसी रियल सॉलिड रीजन की वजह से ही है, और यही पर्पसफुलनेस बुरे टाइम के वक्त डबल करिश्मेटिक हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक बोल्ड डिसीजन लेने से पहले बहुत हेजिटेट करते हैं, उस मामले में भी जहां कि उनका काम सिर्फ एक एक्शन लेना ही होता है। और इसलिए तुम्हारा अपने पर्पस में और खुद में कॉन्फिडेंस लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एज अ प्रेसिडेंट अमेरिका की गद्दी संभाली थी, और तब डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। इसलिए लोगों को भी अपने इस नए लीडर से कोई खास उम्मीद नहीं थी। पर रूजवेल्ट ने ऑफिस ज्वाइन करते ही अपने पहले ही कुछ महीनों में कंट्री की प्रॉब्लम्स को लेकर ऐसी क्लैरिटी, ऐसा कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को शो किया कि लोगों ने रूजवेल्ट को अब अपना सेवियर मानना शुरू कर दिया। अब सेकेंड, मिस्ट्री। तो अब यहां रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि मिस्ट्री तो करिश्मा के दिल में बसती है, और इस मिस्ट्री को कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि करिश्मेटिक एक साइड में तो बहुत ही सिंपल, पर दूसरी साइड में एरिस्टोक्रेटिक वाली दोनों ही क्वालिटीज को लिए हुए
हो सकता है। जैसे कि पीटर द ग्रेट, वो कभी तो बहुत सोशल नजर आता था और कभी अनफ्रेंडली और खुद में ही खोया हुआ। या फिर जैसे कि चार्ल्स द गॉल, वो भी कभी तो बहुत करीबी दोस्त की तरह महसूस होता था और कभी दूसरों से डिस्टेंस बना लेता था। और माओ की भी कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी थी। वो कभी तो बहुत काइंड दिखता था और कभी बहुत क्रूअल। खैर, तो इस हार्ट कोर ड्यूअल पर्सनैलिटी के बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए पर्सनैलिटी के ये कॉन्ट्राडिक्शंस डेवास्टेटिंगली करिज्मेटिक होते हैं। तो अब आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम अपना ये कॉन्ट्राडिक्टिव बिहेवियर एकदम से लोगों पर थोपने की या उन्हें दिखाने की कोशिश करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम एक अजीब ही किस्म के आदमी हो। इसलिए बेहतर होता है कि तुम अपने इस बिहेवियर को धीरे धीरे सामने लाओ और साथ ही साथ लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखो ताकि कोई भी तुम्हें समझ ना सके। और अब थर्ड, सेंटलीनेस। तो अब यहां रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि जिंदगी में सरवाइव करने के लिए हम में से बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर सेंट्स नहीं। वो अपने आइडियल्स, अपने उसूलों के साथ ही जीते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जो भी हो। और यही सेंटली इफेक्ट करिश्मा प्रोड्यूस करता है। और आगे बताया है कि सेंटलीनेस रिलीजन की बाउंड्री से भी कहीं आगे चला जाता है। जैसे कि पॉलिटिशियंस में जॉर्ज वॉशिंगटन और लेनिन ने बहुत सिंपल लाइफ जीकर सेंटली रेपुटेशंस हासिल की थी, और इतना पावरफुल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अपनी सिंपल लाइफ के साथ ही अलाइन किया था। खैर, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी सेंटली ऑरा ही था। आइंस्टाइन का भी नेचर एक बच्चे की तरह था जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था और अपनी ही अलग दुनिया में खोया रहता था। खैर, तो अब आगे रॉबर्ट्स कहते हैं कि सेंटलीनेस की मेन की है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी डीप रूटेड वैल्यूज होनी चाहिए जो कि फेक ना की जा सके। और इसके बाद का स्टेप है कि तुम लोगों को ये शो करो कि तुम जो कहते हो, जिन बातों में बिलीव करते हो, वही करते हो। और अब इसके बाद फोर्थ, इलोक्वेंस। तो इलोक्वेंस का करिश्मा उसके वर्ड्स में छुपा होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि वर्ड्स इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का सबसे फास्ट तरीका होता है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही जल्दी किसी को हंसा सकते हैं या अपसेट भी कर सकते हैं। अब किसी को गुस्सा दिलाना हो या किसी की स्पिरिट को अपलिफ्ट करना, सब कुछ आसानी से वर्ड्स के थ्रू किया जा सकता है। खैर, तो अब आगे रॉबर्ट्स कहते हैं कि अगर तुम्हें लोगों को अपनी तरफ खींच लेने की ताकत, इलोक्वेंस को डेवलप करना है, तो जब कोई स्पीकर इमोशनल होकर अपने वर्ड्स के साथ खुद ही बहता जाता है तो ये बहुत पावरफुल होता है। और जैसे कि रूजवेल्ट ने भी अपने आप को एक डायनामिक स्पीकर बना लिया था अपने काम बोलने की स्टाइल और इमोशनल स्पीच डिलीवरी के थ्रू। और रूजवेल्ट का इलोक्वेंस वो तो इतना हिप्नोटिक था कि उसे सुनते हुए रैलीज में आए लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते थे। और अब रॉबर्ट्स कहते हैं कि एक स्लो और अथॉरिटेटिव स्टाइल एक पैशनेट स्टाइल से लॉन्ग रन में जीतने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की क्वालिटीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक्स और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज़ के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।